हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। सो इस वीडियो में हम 12th के बोर्ड्स का पेपर सॉल्व करेंगे ईयर 2023 और उसका सेट 1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस फर्स्ट। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिसेस जिसमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 और तुम्हें ए की पार्ट 2023 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर देखा जाए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू विल बी इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस ऑफ द मैट्रिक्स ए विद इटसेल्फ। तो अब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल देखा जाए तो सबसे पहले दिस जीरो विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस जीरो, देन 1 इंटू जीरो, और इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 0 टाइम्स 0 इज 0, 1 टाइम्स 0 इज 0, so this entry is 0. For this entry we need this row and this column. So 0 times 1 is 0, 1 times 0 is 0, so this is also 0. So if we check, ये third element भी 0 हो जाएगा और ये fourth element भी 0 हो जाएगा। So we are getting a square is equal to 0. तो अगर a की कोई भी next powers करेंगे तो सारी 0 0 0 0, तो ये 0 matrix C part will be the answer. So moving on to the next question. This is from matrices as well. तो इसमें इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम में लिखना है, जिसमें पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स लेट से ए है, तो अगर इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है तो this will be written like this: half A plus A transpose plus half A minus A transpose. So if we see A plus A transpose by true, this will be equal to the symmetric matrix. तो A plus A transpose by 2 करेंगे तो symmetric matrix मिल जाएगी, which will be P, and A minus A transpose by 2 करेंगे तो skew symmetric matrix मिलेगी, which will be Q. तो अगर P मैट्रिक्स देखी जाए तो दिस विल बी 2 0 5 4 और इसका ट्रांसपोज, सो द ट्रांसपोज ऑफ दिस विल बी 2 5 0 4, और इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 5/2 5/2 एंड 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P, और हमें वैल्यू चाहिए Q की। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। सो सबसे पहले 2 0 5 4 माइनस 2 5 0 4। सो दोनों का अगर डिफरेंस देखें, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस 5/2 5/2 एंड 0। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड ये वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसमें एक मैट्रिक्स है, ये गिवन है कि इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, विच मींस दिस डिटर्मिनेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स 3 माइनस A प्लस 2 टाइम्स 3 minus 2 plus 1 times 2A minus 9, and this will be equal to 0. तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, सो वी गेट 3 minus A, this is plus 2 plus 2A minus 9 is equal to 0. So we get 3A So we get A
is equal to 4. So the value of a will be equal to 4. पर हमें चाहिए डिटर्मिनेंट a is not equal to 0, तो यहां पे not equal to आएगा. So that means a is not equal to 4. So therefore the set A is R minus the single entry which is 4. So this will be the answer. So D part is the answer to this question. So next if we see, this is again from matrices and determinants. So इसमें एक equation given है which is that determinant of A is equal to determinant of K times A, where A is a square matrix of order 2. तो यहां पे n की वैल्यू है 2. Now we know this relation that K times A, अगर इसका डिटर्मिनेंट देखना है तो this is equal to K to the power n determinant of A, where n is the order, right? So अगर इस केस में देखा जाए तो मॉड्यूलस ऑफ K times A, this will be equal to K square times mod A, since the value of n is 2 here, the order is 2, और इसकी वैल्यू mod K A की वैल्यू इक्वल है mod A के, right? So therefore we see this equation, इसमें K square times mod A is equal to mod A, right? तो अगर mod A नॉन जीरो है तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं. So we get K square is equal to 1, which means K is equal to plus minus 1. So the sum of all the possible values of K will be equal to 0. So sum of all the values is equal to 0. So D part will be the answer. So moving on, we see this is the question where this is function fx और इसका d upon dx, this is given as ax plus b, और f of 0 is given as 0. So we have to find the fx function. तो अगर देखा जाए, अगर fx की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, so I can write this as integration of ax plus b dx, right? क्योंकि अगर ये डेरिवेटिव में इस साइड है तो दिस, अगर दोनों साइड पे मैं इंटीग्रेशन करूं, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करूं विद dx, तो यहां पे fx बन जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा. तो ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax स्क्वायर बाय 2, b का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस bx, और एक कांस्टेंट टर्म आएगी विच इज c. So this is equal to f of x. Now f of 0 is given as 0. तो यहां पे f of 0 अगर पुट करेंगे, this should be equal to 0 and this is equal to 0 plus 0 plus c. So this gives you that c is equal to 0. So the function fx will be equal to ax square by 2 plus bx. So the answer will be B part. So next, if we see, we have this question from differential equation, जिसमें इस differential equation की डिग्री पूछी गई है. तो ऐसे देखने से तो डिग्री हमें पता नहीं लग रही, because this function cos of dy by dx, तो हमारा differential equation का ये dy by dx जो है वो cos के अंदर है, right? तो इसे सबसे पहले cos से बाहर निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, cos of dy by dx, this is equal to y square minus sin x. तो अगर dy by dx की वैल्यू देखी जाए, so this will be equal to cos inverse y square minus sin x. Now this is a differential equation, right? और इसमें जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy by dx है, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1. सो देयरफॉर द डिग्री विल बी इक्वल टू 1 हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक करेक्शन है. तो यहां पे dy by dx की जगह इट शुड बी dx अपॉन dy. सो दिस इज dx अपॉन dy. सो ये वैसे सिलेबस में नहीं है, पर पता नहीं क्यों पूछा गया है.
तो अगर dx बाई dy को एक साइड पे किया जाए, प्लस दिस बिकम्स y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो IF विल बी इक्वल टू e टू द पावर, तो ये जो फंक्शन होता है x के साथ, क्योंकि यहां पे dx अपॉन dy है, तो x के साथ जो फंक्शन होगा दिस विल बी p ऑफ y, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सो p ऑफ y dy, so this is the integrating factor e to the power integration of py dy. So this is equal to e to the power integration of y upon 1 minus y square dy, तो ये बनेगा राइट right? तो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो विल पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो वी गेट माइनस 2y dy is equal to dt. So y dy is minus half dt, right? So therefore अगर इसको चेंज किया जाए, so this becomes e to the power integration minus half आगे आ गया और यहां आ गया dt upon t. Now the integration of dt upon t, this is equal to ln t. So therefore we get e to the power minus half ln t. अब ये हाफ जो है this will become the power of t, so this becomes t to the power half, and उसके बाद ln of t to the power minus half, so this becomes 1 upon root t. तो e की पावर ln में अगर कुछ है तो यहां पे e बेस है, इस log का भी e बेस है, so this becomes 1 by root t, right? So the integrating factor t की वैल्यू है 1 minus y square, so the integrating factor is 1 upon root 1 minus y square, 1 upon root t. So D is the answer. So next, if we see the unit vector along PQ vector, ये हमें निकालना है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अगर P वेक्टर देखा जाए तो P वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड Q वेक्टर इज 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, राइट? और अगर आपको PQ वेक्टर चाहिए तो दिस कैन बी रिटन एज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस देखेंगे, सो वी गेट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, राइट? तो हमें ये तो मिल गए हैं, तीनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हैं, और अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इसके अलोंग तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो PQ वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर देखना है तो दिस इज इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PQ वेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36. So this whole term becomes 49. So root 49 becomes 7. So the answer will be 2i cap plus 3j cap minus 6k cap upon 7. मतलब whole upon 7. तो individually 7 distribute हो जाएगा. So if we see the next question, so it is again from vectors. Position vector of the midpoint of line segment AB. ये हमें find करना given है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए भी गिवन है, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें यह पता है दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, लेट्स से दिस इज सी वेक्टर, so this is equal to c वेक्टर। तो सिंपली बस तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो b वेक्टर कितना हो जाएगा, 2c वेक्टर माइनस a वेक्टर। सो c वेक्टर विच इज द मिड पॉइंट, ये हमें पता है। सो दिस बिकम्स 2 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप,
minus a vector which is 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 6 minus 2 4i cap 4 minus 3 plus j cap और minus 6 plus 4 minus 2k cap. So this will be the position vector of the point B. So this part B will be the answer. Moving on to the next question. This is from projection. तो अगर किसी एक A वेक्टर का प्रोजेक्शन तुम्हें ढूंढना हो ऑन B वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इज गिवन बाय A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय mod of B वेक्टर. सो यहां पे A वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप और B वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस 2j कैप और mod ऑफ B वेक्टर कितना है सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर. सो इट इज द सेम थिंग but still I'll write like this. तो अगर यहां पे देखा जाए 6 minus 6, so this becomes 0. So the projection will be 0. So C part is the correct answer. So moving to the next question. Next is the equation of line passing through 1 1 1 and parallel to the z axis. तो अगर इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखी जाए लाइन की, so it will be something like this. R vector is equal to I cap plus j cap plus k cap since it is passing through 1 1 1 plus lambda times, अब this is parallel to z axis तो सिर्फ z वाला यूनिट वेक्टर होगा which is k cap, तो सिर्फ lambda k cap होगा. और अगर इस इक्वेशन से हमें so this vector is xi cap प्लस yj कैप प्लस zk कैप, राइट. तो यहां से अगर x, y और z की वैल्यूज कंपेयर करके लैम्डा से इक्वेट किया जाए, सो विल गेट x माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1. क्योंकि सिर्फ z एक्सिस के पैरेलल है तो यहां z माइनस 1 के नीचे 1 आ जाएगा. सो इफ वी सी द नेक्स्ट वन, इसमें है इफ द सम ऑफ द नंबर्स obtained on throwing a pair of dice is 9, then the probability that the number obtained on one of the dice is 4. तो इसे बेस थ्योरम से भी कर सकते हैं या कट तो इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर सम ऑफ द नंबर्स इज 9 तो वो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं 3,6 कि फर्स्ट डाइस पे 3 आए और सेकंड डाइस पे 6, या हो सकते हैं 4,5 या फिर 5,4 या फिर 6,3. तो ये 4 केसेस हो गए और प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4, तो उसके कितने केसेस हैं यहां पे 2. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू हाफ. सो द आंसर विल बी हाफ. तो सिंपल तरीके से इसे ऐसे किया जा सकता है. अब इसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है. तो tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1, तो इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लेता हूं. सो वी कैन राइट दिस एज साइन x अपॉन कॉज x माइनस 1 अपॉन साइन x अपॉन कॉज x प्लस 1 dx. सो इसको अगर लिखा जाए तो फर्दर इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx. Now the next step will be we'll put sin x plus cos x
is equal to t. So if this is equal to t, so what will be the value of this differentiation? इसका अगर differentiation करेंगे तो आएगा cos x minus sin x times dx is equal to dt. तो sin x minus cos x dx की वैल्यू हो जाएगी minus dt. तो सिंपली इसे मैं लिख सकता हूं minus dt upon t, right? So this will be written as minus of ln t. So ln of t, t की वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So this is minus of ln sin x plus cos x plus c. यहां पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा c. तो अब क्वेश्चन इस फॉर्म में है, बट द आंसर इज गिवन इन सम अदर फॉर्म. तो आंसर जिस फॉर्म में है उस तक लाने के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो अगर इसे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, सो दिस बिकम्स √2 टाइम्स 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x plus c, right? Now this √2 can be separated and this can be adjusted with c again. तो इस √2 को लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? समझ गए? तो √2 क्योंकि कांस्टेंट है वो c में एडजस्ट हो जाएगा. तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में जाके एडजस्ट भी कर सकते थे, मैंने यहीं पे हटा दिया. अब इसे मैं sin π/4 लिख सकता हूं, इसे मैं cos π/4 लिख सकता हूं. So this becomes the formula for cos a cos b plus sin a sin b. So this becomes minus ln cos π/4 minus x plus c, right? अब क्योंकि माइनस साइन है तो अंदर वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा. So this becomes ln secant π/4 minus x plus c, right? अब ln के अंदर जो भी टर्म है तो इसको मॉडुलस में लिखना जरूरी है. So we'll put mod here everywhere. So the correct option was this one. So as you can see, the correct option is C. So next part is, these are the vertices of a triangle ABC and delta denotes the area of triangle ABC. तो delta की जो वैल्यू होती है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो A, B and 1, C, D and 1, E, F and 1, और इसका क्या हो जाता है हाफ. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा. और अगर 2 डेल्टा की वैल्यू देखी जाए तो वो क्या हो जाएगी A, B and 1, C, D and 1, E, F and 1. और अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस साइड इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस बिकम्स 4 डेल्टा स्क्वायर, राइट? तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा डिनोट किया गया था और इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 डेल्टा स्क्वायर. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. इसमें एक फंक्शन है x mod x और बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इज इक्वल टू 0. तो अगर इस फंक्शन को डिफाइन किया जाए, सो दिस फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर when x greater than equal to 0 and minus x square when x less than 0. तो अगर इसे continuous शो करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0 is 0, right hand limit is also 0 and the value is also 0. So this function is continuous for sure. पर अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर देखें, so this is equal to limit h tending to 0, 0 minus h whole square with a negative sign minus the function's value is 0 upon minus h. So this will be the derivative. तो अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, so this becomes minus h square upon minus h. So this is equal to 0 when we put h is equal to 0. और सिमिलरली अगर राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे
तो वो भी इक्वल टू 0 आएगा. So since left hand derivative is equal to right hand derivative, therefore this function is differentiable. So this function is continuous as well as differentiable. So next, if we see tan of x plus y upon x minus y is equal to k, we have to find the value of dy by dx. तो अगर x plus y upon x minus y उसको एक साइड किया जाए और tan को उस साइड भेजा जाए तो किस टाइप की इक्वेशन बनेगी? एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स k. और अब अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के x अपॉन y की वैल्यू फाइंड की जाए, सो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स k प्लस 1 अपॉन tan इनवर्स k माइनस 1. राइट. अब अगर इसका डेरिवेटिव देखा जाए, सो द डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0. राइट. अगर इस साइड का डेरिवेटिव देखा जाए, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट k है और कांस्टेंट k से ये पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपॉन y स्क्वायर. तो सबसे पहले v u डैश, सो v u डैश माइनस u v डैश माइनस x dy बाई dx, दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो अगर इसको 0 कर दें तो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x. So this will be the answer, B part. So let's see the next question. The objective function z is equal to ax plus by of an LPP has maximum value 42 at 4,6 and minimum value 19 at 3,2. Which of the following is true? तो अगर इसकी maximum value 42 at 4,6, so 4,6 should satisfy this equation. So we put x is equal to 4 and y is equal to 6. So 4a plus 6b, this is equal to 42. So the equation is 2a plus 3b is equal to 21. Similarly, यहाँ 3,2 पे this is equal to 19. So we get 3a plus 2b is equal to 19. Right? तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. So we get 6a plus 9b is equal to 63. 6a plus 4b is equal to 38. So subtract किया तो 5b is coming out to be equal to 25. So b is equal to 5. So b is equal to 5. So a is equal to 3. This will be the answer. क्योंकि अगर a की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके यू कैन इजीली फाइंड. सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ एलपीपी, पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी. एक तो यहां पे लिखने में मिस्टेक हुई है, यहां पे 3 नहीं आएगा. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z, पर यहां पे करेक्ट ऑप्शन यहां पे नहीं आ रहा था. तो अगर z1 देखी जाए which is the value at 0,4, so this is equal to 30 times 0 plus 4 times 24. So this is equal to 96. Z2 value देखे जाए which is at 8,0, so this will be equal to 30 times 8 plus 24 times 0. So this is equal to 240. और अगर Z3 value देखी जाए, so this is equal to 20 by 3 times 30 plus 4 by 3 times 24. So this comes out to be 232. तो अगर maximum value of z minus minimum value of z देखना है, so this will be equal to 240 minus 96, which is equal to 144. So the correct answer was 144. पर अगर 232 और 96 को subtract किया जाए तो 136 आ रहा था. The answer is 240 minus 96, which is equal to 144. So next अगर देखा जाए assertion reason question है. So question में बोला गया the maximum value of cos inverse x is cos inverse x whole square is pi square. और reason में दिया गया the range of the principal value of branch of cos inverse x is minus pi by 2 to pi by 2. So this is not true. The range is 0 to pi. So this reason is false and this assertion is true because अगर pi value हो जाएगी तो maximum value pi square will be
obtained. So the answer will be the assertion is true and the reason is false. C part. So if we see the next question, if a line makes angles alpha, beta, gamma with the positive directions of the coordinate axis, then sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma is equal to 2. तो sum of squares of direction cosine हमें पता है 1 होता है, which is the reason यहाँ पे given. तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, this is equal to 1. We know this. So therefore, the reason here is true. पर साइन स्क्वायर तक कैसे पहुंचा जाए? इसे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा. सो दिस इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 2. So therefore, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. So we are done with the objective type questions. So let's start with first the short answer type questions. So sine inverse sine 3 pi by 4 plus cos inverse cos pi plus 1, tan inverse 1. So sine inverse sine 3 pi by 4, हमें पता है कि sine inverse की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. सो देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिमिलर एंगल. तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस पाई बाय 4. कॉस इनवर्स कॉस पाई को तो डायरेक्टली पाई लिखा जा सकता है, एंड tan इनवर्स 1 को पाई बाय 4 लिखा जा सकता है. सो नाउ दिस बिकम्स साइन पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा. सो दिस इज साइन पाई बाय 4 plus pi by 4. So sine inverse sine pi by 4. Now this is between minus pi by 2 to pi by 2. So therefore this is equal to pi by 4. So pi by 4 plus pi by 4. So this is equal to pi plus pi by 2, 3 pi by 2. So the answer to this question is 3 pi by 2. अब इसका second part देख लेते हैं which was given in OR option. So second part में we had to draw the graph of cos inverse x where x belongs to minus 1 to 0. So cos inverse x का ग्राफ हमें पता है कि यहां पे अगर माइनस 1 हो, यहां पे 1 हो, और यहां पे पाई बाय 2 हो, और यहां पे पाई हो. So the graph goes something like this. So this is the graph of cos inverse x. और सिर्फ माइनस 1 से 0 के बीच में बात करनी है तो सिर्फ इतने ग्राफ पे फोकस कर लिया जाएगा. फ्रॉम हेयर टू हेयर द ग्राफ विल बी दिस. सॉरी, द ग्राफ विल बी दिस. ऑल्सो राइट इट्स रेंज. तो अगर x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0, सो द रेंज कैन बी सिंपली सीन एज इक्वल टू पाई बाय 2 टू पाई. सो दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस function. So if we see the next question, it is from application of derivatives. A particle is moving along the curve 3y is equal to ax cube plus 1 such that at a point with x coordinate 1, y coordinate is changing twice as fast as the x coordinate. तो हमें पता है that dy by dt is given as twice of dx by dt. ये हमें पता है, given है. एंड हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू में 1 गिवन है. तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स पे तो वी गेट 3 टाइम्स dy बाई dt इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर dx बाई dt. नाउ dy बाई dt इज ट्वाइस ऑफ dx बाई dt. इनको कैंसिल करके मैं यहां पे 2 लिख सकता हूं. सो 6 इज इक्वल टू 3ax की वैल्यू 1. So therefore 3 times 2, 6 is equal to 3a. So a की वैल्यू कितनी आ गई? 2. So therefore the value of a under this restrictions is 2. So moving on, the next question is from vectors a vector, b vector, c vector. These are 3 non-zero unequal vectors such that a dot b is equal to a dot c.
वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट गिवन है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो हमें पता है कि एंगल अगर इन दोनों के बीच में, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर mod of b vector minus c vector into cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector minus c vector. So this becomes a dot b minus a dot c, and this is equal to mod a mod b minus c cos theta, right? Now a dot b is given as equal to a dot c, तो a dot b minus a dot c 0 हो जाएगा। Now these are non-zero quantities, so therefore cos theta is definitely equal to 0. तो अगर cos theta 0 है, so theta will be equal to 90 degrees or pi by 2. So this was a very simple question. So next question अगर देखें, in this 3D question we have find the coordinates of the points on the line which are at a distance of root 11 units from the origin. तो इस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो देयरफॉर अगर यहां पे x, y और z की वैल्यूज फाइंड की जाए तो x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, z इज इक्वल टू 2k माइनस 1, राइट? तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हो रूट 11। सो ओरिजिन पॉइंट विल बी 0 0 0। सो सिंपली अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो डिस्टेंस फॉर्मूला गिव्स अस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 11। सो इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट k स्क्वायर प्लस 4k square plus 1 plus 4k. So 4k square plus 1 plus 4k plus 4k square plus 1 minus 4k is equal to 11. So 4k cancel. So we get 9k square is equal to 9. So the value of k square will be equal to plus k square is equal to 1, sorry. So k is equal to plus minus 1. So if we substitute these values plus minus 1, plus 1 put करने पे आ रहा है 1 3 1, this is the first point, और minus 1 put करने पे आ रहा है minus 1, other point is also minus 1 and minus 3. So these are the coordinates of the points. तो यहां पे भी mentioned है points, तो मैं यहां से आइडिया लग जाएगा कि k की दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों के लिए different points आएंगे, substituting the values of k here. So moving on to the next question. Next question में y is given as root ax plus b और तुम्हें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो हमें डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसी से आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सो dy बाई डी एक्स अगर इसका देखा जाए तो चेन रूल से फर्स्ट वी गेट 1 अपॉन 2 रूट ax plus b, then we multiplied this by the derivative of ax plus b, which is equal to a. Now root ax plus b is again equal to y, so therefore I can write this as a upon 2y. अब इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? We can write this as y dy by dx is equal to a by 2. तो अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए तो this will be equal to 0 since a is a constant. So therefore y d2y by dx square, so u v dash plus v dash u v dash plus v u dash, so plus dy by dx into dy by dx is equal to 0. So if we see, यही इक्वेशन पे हम पहुंच चुके हैं, तो बस इसे इस फॉर्म में लिख के इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना था। सो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कांस्टेंट,
तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। अब इसका और वाला सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें एक फंक्शन है एफ एक्स और ये इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है 0 से 1 के इंटरवल में और फिर 1 से 2 के इंटरवल में। और हमें फर्स्ट इंटरवल में ये गिवन है ax प्लस बी और सेकेंड इंटरवल में गिवन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज गिवन एज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 सिंपली वैल्यूज पुट करके भी किया जा सकता है। सो दिस बिकम्स a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट will be equal to 2 minus 1 which is equal to 1. So since this is a continuous function, left hand limit, right hand limit and the value all will be equal. So a plus b will be equal to 1. अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्टली हम चेक कर लेंगे। अगर तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस b का, तो ax का डिफरेंशिएशन a, so we get left hand derivative a, right? और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है तो इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x माइनस 1, इसमें पुट कर देंगे x is equal to 1, so we get 3. So from here we can see that a is equal to 3, therefore b will be equal to minus 2 since a plus b is equal to 1. नेक्स्ट में इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी दैट इफ वी हैव एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, दिस विल बी इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन में यूज होगी। तो अगर दिस इज इक्वल टू लेट्स से i, तो i को मैं फिर से ये भी लिख सकता हूं 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। अब tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, सो यहां पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। सो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वी गेट 1 प्लस 1 माइनस tan x upon 1 plus tan x dx, and this is from 0 to pi by 4. This is equal to I, right? अब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहां पे एलसीएम लेने के बाद this becomes I is equal to 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus tan x और साथ में dx। अब यहां पे log की प्रॉपर्टी लगेगी log m by n, this is equal to log m minus log n, so this can be written as 0 to pi by 4 log 2 minus log 1 plus tan x, right? now log 2 इसका इंटीग्रल को अलग कर सकते हैं और इसके इंटीग्रल को अलग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 0 to pi by 4 dx और यहां पे भी dx। Now if we see this term is again I, तो जिस I से हमने स्टार्ट किया था वही I यहां पे दोबारा बन गया। So therefore I is equal to, अब इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो ऐसे कर सकते हैं log 2 बाहर from 0 to pi by 4 dx minus again I, so therefore 2I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे log 2 और यहां पे x, dx का इंटीग्रेशन x और x में लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ I विल बी इक्वल टू पाई बाय 8 log 2। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। तो इसके सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सो दैट इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन। तो इसमें अगर इसे सॉल्व करना है तो हमें फर्स्ट स्टेप में इसे एक साइन एक्स से मल्टीप्लाई और एक साइन एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा।
और cos x माइनस एल्फा, इसका फॉर्मूला खोल देंगे. सो दिस इज cos x cos एल्फा प्लस sin x sin एल्फा, राइट. नाउ 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x, इसका रूट है. सो दिस विल बिकम कोसिकेंट स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा cot x cot एल्फा, तो ये पूरा ब्रैकेट अंदर है, cot x cot एल्फा प्लस sin एल्फा. अब अगर देखा जाए, नीचे है cot x और ऊपर है cot x का डेरिवेटिव विच इज कोसिकेंट स्क्वायर x, राइट, विद अ नेगेटिव साइन. तो अगर इसको t पुट किया जाए, cot x cot एल्फा प्लस sin एल्फा, इसे अगर t पुट किया जाए, देन दिस टर्म अबव, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस dt, राइट. क्योंकि और यहां पे सॉरी cot एल्फा भी आएगा एक, तो cot माइनस dt अपॉन cot एल्फा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट. क्योंकि sin एल्फा का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, cot एल्फा कांस्टेंट बाहर, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, राइट. तो माइनस साइन यहां पे ना लिख के मैं माइनस साइन यहां पे लिख रहा हूं. सो दिस बिकम्स dt, यहां पे माइनस 1 अपॉन cot एल्फा अपॉन यहां पे रूट टी, राइट. तो रूट टी का मतलब t टू द पावर माइनस हाफ, तो t टू द पावर माइनस हाफ dt, ये कितना हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू t टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट t, which is equal to cot x cot alpha plus sin alpha upon cot alpha with a minus sign plus c. So this will be the answer, right. तो रूट 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन किया और बाद में बस रूट टी की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी. सो इन दिस क्वेश्चन दिस इंटीग्रेशन साइन इज मिसिंग हियर, तो वो जोड़ लेना. और यहां पे हमें क्या करना है कि इस cot इनवर्स x पे फोकस करना है जो e की पावर के ऊपर है. तो अगर इस cot इनवर्स x को हम t पुट करते हैं, तो अगर इसका डेरिवेटिव देखा जाए, सो डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू dt, राइट. सो माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी टी. तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, e टू द पावर t इंटू 1 माइनस कॉट टी प्लस कोसिकेंट स्क्वायर टी और माइनस डी टी होगा, राइट. अपॉन में कुछ लिखना है नहीं, बस इतना ही है. dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस हैज बिकम dt. सो अब इसे माइनस साइन को अगर अंदर लेके जाया जाए, तो दिस बिकम्स cot t माइनस, सॉरी दिस इज cot स्क्वायर t, कोसिकेंट स्क्वायर बाद में बनेगा. सो दिस इज cot स्क्वायर t. सो दिस बिकम्स 1 प्लस cot स्क्वायर t विच इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर t. सो अभी इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. सो दिस इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस c, राइट. तो यहां पे एफ एक्स इज here ft which is equal to cot t and the derivative is cosecant square t. So this becomes e to the power t cot t which is equal to plus c. तो यहां पे t की वैल्यू कितनी है? So therefore cot inverse x यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे. So we get e to the power cot inverse x and cot t will be equal to x plus c.
So this will be the answer. So in this question we are given limits log root 2 and log root 3 और हमें इसका इंटीग्रेशन पता लगाना है. तो सबसे पहले इस पे हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, जैसे ये लिमिट्स एज इट इज लिखते हैं और इसे मैं लिख सकता हूं e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x और यहां पे dx, राइट. सो दिस इज log रूट 2 टू log रूट 3 और ये बन जाएगा e टू द पावर 2x dx ऊपर और नीचे में e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू e टू द पावर 2x माइनस 1, राइट. तो अगर e टू द पावर 2x को मैं t पुट कर रहा हूं, सो पुट e टू द पावर 2x इज इक्वल टू t, सो वी गेट e टू द पावर 2x dx और इसका डेरिवेटिव क्योंकि e टू द पावर 2x का आ जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर 2x, राइट, चेन रूल. तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x रहेगा, पर 2x का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू dt. सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 2, राइट. सो वी कैन राइट दिस एज dt अपॉन हाफ यहां पे और ये ऊपर बन जाएगा t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1, राइट. और एक और हाफ को अगर एडजस्ट कर लिया जाए तो ऊपर मैं लिख सकता हूं, अच्छा अभी इसकी लिमिट्स भी देखनी है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को log रूट 2 और log रूट 3 पुट करना पड़ेगा. तो पुट करने के बाद लिमिट्स 2 to 3 आ जाएंगी. तो दिस यू कैन इजीली डू. सो अभी यहां पे 2 हमने ऑड मल्टीप्लाई डिवाइड किया है क्योंकि ऊपर हमें बनाना है t प्लस 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन यहां पे t प्लस 1 t माइनस 1 dt, राइट. तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 1/4, सो 1 अपॉन t माइनस 1 dt माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt. इसका इंटीग्रेशन अलग लिख देते हैं 2 to 3, राइट. तो अभी इन दोनों का इंटीग्रेशन इसका क्या बन जाएगा ln ऑफ t माइनस 1 और इसका ln ऑफ t प्लस 1. सो 1/4 ln ऑफ t माइनस 1, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 2 to 3 माइनस 1/4 ln ऑफ t प्लस 1, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 2 to 3. सो अब अगर इसे सॉल्व किया जाए सो दिस बिकम 1/4, तो 3 पुट करने पे 2 और 2 पुट करने पे 1, सो दिस बिकम्स ln 2 क्योंकि ln 1 इज 0 माइनस यहां पे 3 पुट करने पे 4 और 2 पुट करने पे 3, राइट. सो द आंसर विल बी, इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब लॉग के अंदर वाली क्वांटिटीज का डिवीजन हो जाएगा. सो दिस बिकम्स ln 3/2 और बाहर 1/4. So this will be the answer. So moving on to the next question. Find the general solution of the differential equation. अब differential equation हमें given है xy minus x square times dy is equal to y square times dx. तो this is a homogeneous equation. तो इसको कैसे solve करते हैं, सबसे पहले dy by dx is equal to इसे homogeneous बनाना है, तो y square upon xy minus x square. तो ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सो दिस बिकम y अपॉन x होल स्क्वायर अपॉन यहां क्या बनेगा y अपॉन x माइनस 1, राइट. दिस इज सिंपल. तो अभी y अपॉन x, सो y को अगर vx पुट किया जाए, राइट, तो y अपॉन x क्या बन जाएगा v, और तो यहां पे dy बाई dx कितना होगा, सो dy बाई dx विल बी इक्वल टू सबसे पहले x dv बाई dx प्लस v. सो dy बाई dx की वैल्यू इतनी आ गई इन टर्म्स ऑफ v, और यहां पे ये इन टर्म्स ऑफ v इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1, राइट.
अब इन इसको सॉल्व करना है, v को इस साइड लेके आते हैं, सो दिस बिकम्स x dv by dx is equal to v square upon v minus 1 minus v. So this on solving becomes v upon v minus 1, right? अब बस इसे सॉल्व करना है, dv के साथ आ जाएगा v minus 1 अपॉन v, इसका इंटीग्रेशन, और यहां पे आ जाएगा dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन, राइट? अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करना है, दिस बिकम्स dv by v is 1, तो 1 dv का इंटीग्रेशन बन गया v, एंड दिस बिकम्स ln v, एंड दिस इज इक्वल टू ln x, राइट? अब एक जगह तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो मैं यहां पे ले रहा हूं, सो दिस इज v इज इक्वल टू ln v प्लस ln x प्लस c. सो v को लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू y अपॉन x, राइट? तो vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y. सो दिस कैन बी रिटन एज ln ky, क्योंकि c को मैं एक अलग ln k लिख सकता हूं ताकि ये पूरी इक्वेशन ln में ही आ जाए, तो इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं. सो v को फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे y अपॉन x से, सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन. नेक्स्ट इफ वी सी, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसे अगर सॉल्व किया जाए, सबसे पहले इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये बन रहा है. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करके ऊपर dt बन जाएगा. सो दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर multiplied by the integrating factor which is 1 plus x square. So this is the final picture. तो अभी बस x square plus 4 इसका इंटीग्रेशन करना है. So this is equal to x time root x square plus 4 upon 2 plus 4 by 2 log x plus root x square plus 4 प्लस यहां पे c भी आएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है उस साइड, तो यू विल गेट द आंसर. अब आगे देखा जाए, सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. 2 balls आर ड्रॉन at random 1 by 1 with replacement from an urn containing equal number of red balls and green balls. Find the probability distribution of number of red balls. Also find the mean of the random variable. So सबसे पहले we assume that the number of red balls is n. So therefore the number of green balls is also equal to n. तो total number of balls will become 2n. So यहां पे हम random variable मानेंगे number of red balls को. तो अगर 2 balls ड्रॉ की हैं तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 या 2. तो या तो 0 रेड बॉल या 1 रेड बॉल या 2 रेड बॉल्स. सो सबसे पहले विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 रेड बॉल. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, सो 0 रेड बॉल के लिए दोनों 2 में से 0 रेड बॉल हम चूज करेंगे जो रेड होगी, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. 2c0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर. और अगर p ऑफ 1 फाइंड करना है, सो दिस इज इक्वल टू 2c1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 1.
और p ऑफ 2 फाइंड करना है, सो दिस इज 2c2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 0. सो अगर सबको सॉल्व किया जाए, सो दिस इज 1/4, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/4. सो दीज आर द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. अब अगर मीन निकालना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, सिग्मा पी आई एक्स आई. तो प्रोबेबिलिटीज को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है. सो सबसे पहले 1/4 इंटू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0. 1/2 इंटू 1, सो दिस इज 1/2. एंड अगेन 1/4 इंटू 2, दिस इज 1/2. So the mean will be equal to 1. So next let's see the OR option of this question. So OR option में A and B throw a die alternatively since one of them gets a 6 and wins the game. Right? Find the respective probabilities of winning. So सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर A के जीतने की probability देखनी है तो वो कैसे जीत सकता है. या तो पहली बार में ही 6 आ जाए, राइट, या फिर तीसरी बार में 6 आए, क्योंकि ए के बाद बी का टर्न है. सो तीसरी बार में 6 आए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 इंटू 5/6 इंटू अगेन 1/6 प्लस नेक्स्ट क्या होगा, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6. सो 5/6 4 टाइम्स, विच मीन्स पहली 4 बार 6 ना आए और अगली बार फिर से 6 आ जाए. सो दिस विल बिकम एन इन्फिनिट जीपी, राइट. इस इन्फिनिट जीपी का सम कितना होगा, a/1 माइनस r विच इज 25/36. सो दिस इज 1/6 अपॉन 11/36. सो दिस इज इक्वल टू 6/11. तो अगर a के जीतने की 6/11 है, सो प्रोबेबिलिटी दैट b विंस, दिस विल बी इक्वल टू 5/11. So next, if we see, this is a question again from linear programming. तो यहां पे हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स. तो सबसे पहले इन कंस्ट्रेंट्स को अगर बनाया जाए, ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाए, तो पहला वाला है x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 120. तो यहां पे 20, 40, 60 ये मार्क किए जाएं, और यहां पे 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 ये मार्क किए जाएं. सो फर्स्ट लाइन x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 120. इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे 120, 0 एंड 0, 60. So 0, 60 and 120, 0. So this is the line, right? X plus y is greater than equal to 60. इसके corner points क्या होंगे, ये दोनों. Next is x minus 2y is greater than equal to 0. तो यहां पे ये कैसे जाएगी, सबसे पहले एक पॉइंट अगर मैं देखूं तो that will be 40, 20. तो 40, 20 पॉइंट यहां पे होगा. सो ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा होगा, राइट. अब मुझे क्या कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि पहली जो लाइन है उससे तो लेस हो, तो इससे नीचे, राइट. x + y से ग्रेटर देन 60 से यहां, तो ये इसके इस तरफ, और x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां पे x की वैल्यू डोमिनेट करनी चाहिए. जैसे हम 60, 0 पुट करें, सो दिस इज सेटिस्फाइंग. तो इसके नीचे, तो ये वाला पोर्शन एसेंशियली तुम्हें फाइंड करना है. तो इसको अगर मिनिमाइज करना है तो 3 पॉइंट्स बनेंगे. एक पॉइंट तो बनेगा ये वाला 0, 60, राइट. और दूसरा पॉइंट इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आएगा. सबसे पहले दिस एंड दिस, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. तो x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके 60, एंड y की वैल्यू विल बी इक्वल टू 30. सो 60, 30 विल बी द पॉइंट. सो 60, 30 यहां पे ये पॉइंट है 60, 30. ये पॉइंट कितना है, सो दिस पॉइंट इज क्लियरली इक्वल टू 40, 20. सो इन सब पे इस फंक्शन की वैल्यूज देखते हैं. सो फर्स्ट विल चेक एट
0,60. So 0,60 पे this becomes 6 times 0 plus 100, 10 times 60. So this is 600. दूसरी वैल्यू पे देखते हैं which is 40,20. So this is second value, this is third value. Sorry. So second value पे अगर देखा जाए तो 40,20 पुट करने पे this becomes 240 plus 200. So this is 440. And third value अगर देखी जाए 60,30. So Z3 becomes 360 plus 300. So this is again a lot, 660. So minimum कहां पे हो रहा है? It is at the point 40,20. So this will be the answer. So moving on to the next question. So in this, if we see दो matrices given है A and B, we have to find first AB और उसे use करना है to solve this system of equations. ये तीन equations. तो अगर AB की वैल्यू देखी जाए, so this is the product of these two matrices, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, and second one 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1. तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखा जाए, so first element is 1 0 0, so this will become an identity matrix. So therefore you're getting an identity matrix. So AB की वैल्यू है I के इक्वल, राइट? अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखना है, तो यहां पे ये मैट्रिक्स क्या बन रही है? 1 2 -2, सॉरी 1 2 0. अगर x के कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स देखा जाए तो दिस इज 1 2 0. y की वैल्यूज है -2 -1 -2 और z की वैल्यूज हैं 0 -1 1. दिस टाइम्स एक मैट्रिक्स अगर ली जाए x y z, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 2 3, राइट? नाउ इन दोनों मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है? सो दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो इसे मैं लिख सकता हूं B ट्रांसपोज टाइम्स x इज इक्वल टू C, और x को मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस एज B ट्रांसपोज का इनवर्स टाइम्स C. नाउ सिंस AB इज इक्वल टू I, तो B इनवर्स को मैं लिख सकता हूं A और A इनवर्स को मैं लिख सकता हूं B. तो इसे मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं B इनवर्स का ट्रांसपोज टाइम्स C. नाउ B इनवर्स इज A, सो दिस इज इक्वल टू AC. तो X इज इक्वल टू A टाइम्स C. तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और X की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं करके बता देता हूं कैसे होगा ये. सो X की वैल्यू आ रही है AC के इक्वल, सॉरी A ट्रांसपोज C के इक्वल आएगी. तो A ट्रांसपोज सबसे पहले हम देखेंगे कितना है. सो दिस इज -3 -2 -4 और यहां पे 2 1 2 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाय C विच इज दिस मैट्रिक्स 3 2 3, और यहां पे क्या है? X Y Z. So these are the values of X Y and Z. तो बस इसे सॉल्व करना है. -3 into 3 -9 plus 4 plus 6. So X is equal to 1. Y की वैल्यू -6 plus 2 plus 3. So Y की वैल्यू -1. Z की वैल्यू -12 plus 4 plus 9. So Z की वैल्यू 1. So these are the values of X, Y and Z. So moving on to the next question. Next question में F alpha given है. प्रूव करना है F alpha into F minus beta is equal to F alpha minus beta. तो F alpha तो हमें पता है. F beta लिख लेते हैं, वो क्या होगा? So this is cos alpha minus sin alpha 0 sin alpha 0 cos alpha 0 0 1. और F minus beta क्या होगा? Cos minus beta minus of sin minus beta 0 sin minus beta cos minus alpha, sorry minus beta 0 0 0 1. अब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है और प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू F alpha minus beta. तो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे
So cos minus beta is cos beta, cos alpha cos beta minus sin alpha into minus sin beta, क्योंकि sin minus beta is minus sin beta. So this becomes cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, which is the formula of cos alpha minus beta, right? Second term cos alpha sin beta, और यहां पे क्या आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, राइट? सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहां पे जीरो, राइट? और यहां पे अगर देखेंगे तो दिस विल बिकम साइन अल्फा माइनस बीटा, दिस बिकम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा. तो यहां पे बस ए बी और सी ए बी फॉर्मुलेज लग रहे हैं, ठीक है, सम और डिफरेंस वाले फॉर्मुलेज लग रहे हैं. तो वो फॉर्मुलेज से यू कैन सिंपली डू दिस क्वेश्चन. सो अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS whose vertices are given. ये in use these equations to find the point of intersection of the diagonals. तो हमें डायगोनल्स की इक्वेशंस चाहिए, राइट? तो अब डायगोनल्स की इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले PR देखना है. तो PR कैसे निकलेगा? PR की इक्वेशन क्या बनेगी? PR की इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 4 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस विच इज 8 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस विच इज 2 इज इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस विच इज 11, एंड दिस इज इक्वल टू लेट्स से लैम्डा. दूसरा डायगोनल QS, वो क्या इक्वेशन बनेगी? दिस इज x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 5 विच इज 6 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 9 प्लस 3 विच इज 12 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 विच इज माइनस 3. So this is equal to mu, right? यहां से x, y और z की वैल्यूज आएंगी लैम्डा की टर्म में, दूसरे से x, y और z की वैल्यूज आएंगे म्यू की टर्म्स में. तो यहां से वैल्यूज क्या आ रही हैं? 8 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 11 लैम्डा माइनस 6, और यहां से वैल्यूज क्या आ रही हैं? 6 म्यू प्लस 5 12 म्यू माइनस 3 म्यू प्लस 1. तो इन दोनों को बस सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होगा जिन पे कोऑर्डिनेट सेम होंगे. तो इन दोनों को इक्वेट करके लैम्डा और म्यू की वैल्यूज सिंपली फाइंड करनी है. सो 8 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 6 म्यू प्लस 5. सो 6 या फिर 8 लैम्डा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 1, और इन दोनों को इक्वेट करके क्या आएगा? 2 लैम्डा माइनस 12 म्यू इज इक्वल टू, सो इस साइड माइनस 2 माइनस दिस इज माइनस 5. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और सबट्रैक्ट किया, तो वी गेट 14 लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 5. सो लैम्डा इज इक्वल टू हाफ. तो इसमें हाफ पुट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर. सो वी गेट 8, यहां पे हाफ पुट किया 3, और यहां पे हाफ पुट किया 11/2 माइनस 6, दिस इज माइनस हाफ. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका और वाला पार्ट है. A line passes through -1, 3, -2 and is perpendicular to both these lines. Find the vector equation of this line, hence obtain the distance from the origin. तो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, क्योंकि अगर एक लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, राइट? इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी. सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन. तो इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, सो लेट्स से दिस इज A1 वेक्टर, दिस इज A2 वेक्टर, मतलब इसके i कैप j कैप k कैप लिखने के बाद
सो A1 क्रॉस A2 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सबसे पहले ऊपर I कैप, J कैप, K कैप और नीचे 1 2 3 -3 2 5. सो दिस बिकम्स, सो I कैप का कितना आ जाएगा 10 - 6 4 I कैप और J कैप का कितना आ जाएगा 5 + 9 14 प्लस 14 J कैप, सॉरी -14 J कैप प्लस 5 K कैप. सो यहां पे K कैप की वैल्यू में वी शुड गेट 8. सो 2 + 6 इज इक्वल टू 8. सो दिस विल बी इक्वल टू 8. तो ये आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स. तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 2 I कैप -7 J कैप प्लस 4 K कैप, राइट. तो इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो R वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, -I कैप प्लस 3 J कैप -2 K कैप एंड इट इज अलोंग दिस लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स 2 I कैप -7 J कैप प्लस 4 K कैप. सो दिस विल बी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. और इसको डिस्टेंस से ओरिजिन से डिस्टेंस हमें ऑब्टेन करना है. तो ओरिजिन से डिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले इसे मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं 3D फॉर्म में. सो x + 1/2 इज इक्वल टू y - 3 अपॉन -7 z + 2 अपॉन 4. दिस इज इक्वल टू लैम्डा, राइट. तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर, x y और z की वैल्यूज फाइंड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, राइट. अब ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे आएगा, सिंस ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट. तो एक तो ये पॉइंट जो हो जाएगा, हमें क्या पॉइंट मिलेगा 2 लैम्डा -1 -7 लैम्डा प्लस 3 एंड 4 लैम्डा -2 और एक ये पॉइंट 0 0 0. तो एक तो ये वेक्टर जो बनेगा, राइट, और एक इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 2 - 7 4, इन दोनों का बस डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट. एंड दिस डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, राइट. तो इस वेक्टर का OP वेक्टर का और ये इस डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट लेके 0 कर दोगे. सो OP वेक्टर डॉट दिस R वेक्टर और लेट्स से दिस इज D वेक्टर is equal to 0. So you have to simply find the value of lambda. तो जब lambda आ जाएगा इस पॉइंट में पुट करके इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा with the help of distance formula. So let's move on to the next one. Using integration, find the area of region bounded by the lines y is equal to √3x and y is equal to √4 - x square. तो ये तो एक सर्कल है, अगर इसे एक्सपैंड करके स्क्वायर करके लिखा जाए सो दिस इज x² + y² इज इक्वल टू 4, पर सिर्फ इस फॉर्म में लिखा गया है. तो दिस मीन्स दैट y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट. तो इसका मतलब ये सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, राइट. और जो दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू √3x, उसका इस सर्कल के साथ इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, तो 1, √3 पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा कहीं यहां पे, और ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, राइट. तो अब हमें इस एरिया का रीजन फाइंड करना है, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है. तो वो कैसे होगा, हमें यहां √3 तक जाना पड़ेगा 0 से और √3 के बाद 1 तक जाना पड़ेगा. तो अगर इंटीग्रेशन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को क्या लिखा जा सकता है √4 - y². तो हम इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले तो इस लाइन का, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू √3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y/√3. सो y/√3 dy इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to √3 प्लस दूसरी बार इंटीग्रेशन किसका करना है, इस कर्व का, विच इज √4 - y² dy एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम, सो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा
वाई स्क्वायर बाय √2√3 फ्रॉम 0 to √3, और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा y/2 √4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स y/2। अब इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम √3 to 1, सॉरी दिस इज 2, ये पॉइंट तो 2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन टिल 2 जाएगी। सो लिमिट्स आर फ्रॉम √3 to 2, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज 0,2, राइट, एंड दिस पॉइंट इज 1,√3, दिस पॉइंट इज 0,2। तो बस इस इंटीग्रेशन में आप लिमिट्स पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इफ वी सी, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमें बताना है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन बट नॉट अ 1/1 फंक्शन। तो फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर f(x) इज √16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम दो वैल्यूज लेंगे x1 और x2। जब इसे 1/1 प्रूव करते हैं तो x1 और x2 दो वैल्यूज लेते हैं फॉर विच these two functions values are equal। तो हमारे पास fx1 इज इक्वल टू fx2, इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे सो दिस शुड गिव यू दैट x1 इज इक्वल टू x2, तब ये फंक्शन 1/1 फंक्शन होता है। सो √16 माइनस x1 स्क्वायर is equal to √16 minus x2 square. So squaring both sides you get x1 square is equal to x2 square, which gives you x1 is equal to plus minus x2. तो क्योंकि minus x2 भी आ रहा है, therefore this function is not 1/1 function. अब इसका onto nature चेक करना है, तो onto के लिए सबसे पहले इसे y के इक्वल लिख देंगे, y is equal to √16 minus x square। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 माइनस वाई स्क्वायर। y पे हमें क्या कंस्ट्रेंट है कि 16 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सिंस y इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे y शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, दैट y लाइज बिटवीन 4 एंड -4, राइट, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो देयरफॉर y लाइज बिटवीन 0 to 4। अब यहां पे इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ रही हैं, सिंस दिस इज द कोडोमेन एंड दिस इज द रेंज 0 to 4। सो देयरफॉर सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू बट दिस फंक्शन इज नॉट 1/1। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच fa इज इक्वल टू √7। सो √7 ये वैल्यू कब बनेगी, √16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √7। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू गेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू +-3। सो दो वैल्यूज पे आएंगी विच आर x इज इक्वल टू +-3। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, सो दिस इज अ केस स्टडी। ये एक पिस्टन इंजन है, ठीक है, और इसका जो सिलेंड्रिकल बोर है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर, राइट, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ मेटल शीट ऑफ एरिया 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिलेंड्रिकल है तो हमें इसकी शेप के बारे में पता है, पर ओपन फ्रॉम टॉप है, राइट, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πRh प्लस πr²। दिस इज इक्वल टू 75 पाई, पाई कैंसल, राइट, तो r की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, पर अगर मुझे h फाइंड करना है तो h इज इक्वल टू 75 माइनस 2r, सॉरी 75 माइनस r² अपॉन 2r। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h, राइट। तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो दिस इज h is equal to 75 minus r² upon 2r. Now what is the volume of cylinder? Volume of cylinder is pi r² into h. तो इसको pi r² से मल्टीप्लाई करना है, सो r² से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 75r
माइनस और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस आर क्यूब अपॉन 2, राइट. सो दिस इज द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आर. हमने यहां पे h की वैल्यू 75 आर स्क्वायर माइनस 2r, 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r सब्स्टिट्यूट कर दी है. सो अगर हमें dv बाई डी आर फाइंड करना है तो dv बाई डी आर कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 75 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2, राइट. फाइंड द रेडियस व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम. तो इसे हमें 0 पुट करना है तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाएगी. आर कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम हियर? अगर इसमें पुट की जाए तो एच की वैल्यू भी 5 आ जाएगी. सो देयरफॉर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू एच इज नॉट ग्रेटर देन आर, एच इज इक्वल टू आर. सो दिस इक्वेशन, दिस स्टेटमेंट इज false. So moving on to the next case study. So this is a question of probability. तो इसमें chances given है. सबसे पहले तो हमें यह पता है that 12% of the world population is left-handed, right? और जब father mother both left-handed होंगे तो chances of left-handed child is 24%. और ये respective चारों cases के तुम्हें दिए गए हैं. So you have to find first PL given C, right? So P left-handed given C is the condition. So this is very simple, right? अगर father और mother में father left-handed है, mother right-handed है, then the chances of left-handed child is 17%, right? So P of L given C, this will be equal to 17 by. Next is PL bar given A. So PL bar given A कितना हो जाएगा? This will be equal to 1 minus P of L given A. So P of L given A कितना है? 24 upon 100. So this is 76 upon 100. So this will be the answer. Now P of A given L. तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. P of A given L. This is equal to P of A into P of L given A upon P of A into P of L given A plus P of B into P of L given B, or similarly for C, for D, right? So what is P of A? So A होने की probability कितनी है? 1/4. ये हमें पता है. So therefore this is 1/4 into P of L given A. L given A is 24 upon 100. अब इसे हम डिवाइड करेंगे 1/4 इंटू ये सारी प्रोबेबिलिटी से 24 अपॉन 100 प्लस 1/4 इंटू 22 अपॉन 100 प्लस 1/4 इंटू 17 अपॉन 100 प्लस 1/4 इंटू 9 अपॉन 100, राइट. तो ये सारे 1/4 कैंसिल, 100s कैंसिल, राइट. सो दिस बिकम्स 24 अपॉन, दिस इज 46 plus 16, 62. 24 upon 62, 12 upon 31. So this is the answer for this part. Find the probability that a randomly selected child is left-handed given that exactly one of the parents is left-handed. तो exactly one of the parents left-handed वाले ये दो cases हैं, right? B and C. और हमें find क्या करना है? P of left-handed given exactly one of the parents is left-handed. So this will be equal to PL intersection E upon PE. So simply आपको इसे solve करना है. So left-handed intersection E. So left-handed भी हो तो इसकी probability कितनी हो जाएगी? 12 upon 100. ये हमें पता है कि roughly 12% of the world population is left-handed. Divided by P exactly 1 is left-handed. तो वो इन दोनों का सम हो जाएगा. So that is equal to 39 upon 100. So this is equal to 12 upon 39, or I can say 4 upon 13. So this is the answer. Moving on to the last question.
सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब एयर पोल्यूशन इन द लॉन्ग रन. The use of electric vehicles is increasing every year and estimated electrical vehicles in use at any time t is given by this function, where t is what? T is the time corresponding to 2001, 2002, पर उनकी वैल्यूज हम लेंगे 1, 2, 3. मतलब 2000 के बाद जितने भी साल हो रहे हैं उनकी वैल्यूज हम 1, 2, 3 ले रहे हैं, राइट? कैन द above information be used to estimate the number of vehicles in the year 2000? तो अगर 2000 पे देखा जाए तो t की वैल्यू 0 होगी. तो अगर 0 यहां पे पुट करें, सो दिस इज इक्वल टू -2. नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहां पे अगर v ऑफ 0 इज -2, नेगेटिव नंबर ऑफ व्हीकल्स, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ एस्टिमेटेड व्हीकल्स एट year 2000. तो ये पॉसिबल नहीं है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो यहां पे v डैश t फाइंड करेंगे. तो v डैश t कितना आ रहा है? 3/5 t स्क्वायर माइनस यहां पे 10 या सिर्फ 5t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू 2 माइनस 5t प्लस 25, राइट? तो अगर यहां से 1/5 कॉमन लेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 125. अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो दिस इज 25 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स 125. सो दिस डिस्क्रिमिनेंट इज डेफिनेटली नेगेटिव. 625 से तो बड़ा हो रहा है. Since the discriminant is negative, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी. क्यों? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो दिस इज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. दिस मींस दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. सो दिस वाज द बोर्ड्स पेपर सॉल्यूशन. Stay tuned for more videos. Thank you.